बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, इनका नाम मानस है और ये आज मेरी बात अमेरिका में रह रहे एक जातिका से हुई। 2002 की वो जातिका थी और मुझे बात करके बड़ा अजीब लगा, पर मैंने एक चीज़ समझी है जो या जान लिया है कि हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जहाँ वो कई बार अपने ही पिता को कह देते हैं या उनके ही साथ उनके संबंधों को, आज सबसे ज़्यादा जब हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा रुष्ट हैं तो अपने पिता से और अपनी माता से। उनकी लड़ाई सबसे ज़्यादा यहीं से शुरू होती है। दोस्तों के साथ खूब अच्छा रहेंगे, जैसे ही घर पे आएंगे जैसे लगेगा पूरा माहौल जो है वो गर्म हो गया और पूरी शांति घर की भंग हो गई। मतलब वो कहीं ना कहीं वो जो माइंडसेट बदल रहा है वो कहीं बाहर जा करके बड़ा ही शांत हो जाता है। अपने मित्रों से वो सारी बातें कर लेते हैं पर घर में वो कई बार शेयर नहीं करते, और घर पे भी रहेंगे तो कई बार खाली मोबाइल 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 या गेम 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 गेम। तो इन सब चीज़ों से उन्हें थोड़े से दूरी की आवश्यकता है। उन्हें अच्छे अच्छे चैनल दिखाइए। इस बार का जो कार्यक्रम होने वाला है 1500 वाला, वो इन्हीं सब चीज़ों पे बेस्ट रहेगा, ज़रूर ही देखिएगा आप लोग। और मैं ये बात बार बार कहता हूँ अपने बच्चे को, चाहे वो जहाँ भी, कोटा हो, अमेरिका हो, पता नहीं कहाँ कहाँ हो, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता हो, मंदिर अगर आसपास है तो उसे प्रत्येक दिन कहिए कि उस गर्भगृह का दर्शन किया करें। मंदिर ऑफिस जाते समय, ऑफिस से वापस आते समय भगवान का दर्शन होता रहेगा तो चित्त का जो प्रभाव है वो कभी भी बुरा नहीं होगा। उसमें विचार हमेशा सकारात्मक आते रहेंगे और आपके मंदिरों पे किसी का भी कब्जा नहीं होगा। कम से कम ये तो भौतिकी दृष्टिकोण से जो अभी की स्थिति है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है और आप कम से कम अपने धर्म को सही तरीके से जानेंगे कि ठाकुर जी की पूजा, वहाँ जाएंगे तो 2 रुपये दान देंगे, उससे मंदिर का विकास होगा। तो मैंने क्या बात कही है कि हर बार जो आप मंदिर के निर्माण में, जो आप धर्म के मजबूत होने में, जो आप ब्राह्मणों के लिए, जो आप किसी के उपकार के लिए जो भी धन देते हैं, वही वस्तुतः आपका है। वो धन आपका नहीं है जो आपके बैलेंस के रूप में आपने इकट्ठा कर रखा है। मैं ये बात अब सोच रखा हूं कि मैं प्रत्येक कार्यक्रम में आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आवश्यक है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जहां इस कार्यक्रम में आपको बताऊं, इन्होंने पूछा है मेरी माता जी का स्वास्थ्य क्यों खराब रहता है, इसके बारे में पूछा है। रत्न कौन सा पहनना चाहिए, ये पूछा है। उसके बाद इन्होंने करियर के बारे में पूछा है, विवाह के बारे में पूछा है, फिर नौकरी के बारे में पूछा है। ये सब चीज़ें जो कि सामान्यतः किसी व्यक्ति की कुंडली में जानने के लिए क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले बताऊं नौकरी वाली क्षेत्र की स्थिति, नहीं, सबसे पहले माता जी वाली। इनकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो लग्न में बैठे, वो होते हैं दशम भाव के अधिपति, जिसके कारण व्यक्ति जल्दी ही धन कमाना चाहता है। ये तो पहले नैसर्गिक रूप से एक गुण हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हो तो ये महालक्ष्मी योग लगाते हैं और व्यक्ति को महत्वाकांक्षी बनाने के साथ साथ स्वाभिमानी बनाते हैं, और व्यक्ति किसी के ऊपर भी डिपेंडेबल नहीं रहना चाहता है, वो तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। पर वस्तुतः वहां पे एक स्थिति और भी लागू हो जाती है कि अगर आपकी कुंडली में दशाएं बहुत अच्छी ना चल रही हो, जैसे शनि मंगल राहु केतु की दशा चल रही हो, पाप ग्रह की दशा हो, या कई बार मारक का कारक या फिर कुछ कमजोर ग्रह की दशा चल रही हो, तो वो आपको विलंब भी करवाने लगते हैं, अपनी दशा में वो परिणाम नहीं देते। तो तुला लग्न की कुंडली के लिए, इनकी कुंडली में अभी जैसे शनि की दशा चल रही है 2026 के जुलाई तक रहे, तो अभी इनकी कुंडली में 26 तक तो शनि की दशा रहेगी, लेकिन अभी शनि में राहु चल रहा है। जो शनि स्वग्रही होकर के सस महापुरुष योग लगा रहे हैं, लेकिन केंद्र में ही गुरु और चंद्रमा बैठ करके इस प्रभाव को और भी ज्यादा मजबूती भी दे रहे हैं। और मंगल लग्न में ही बैठे हैं, सप्तम स्थान के अधिपति होने के साथ साथ वो द्वितीय भाव के अधिपति, जहां नीच के राहु। तो मंगल के केंद्र में आने से राहु का प्रभाव थोड़ा कमजोर होगा, पर व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी और व्यक्ति हमेशा ही कुछ न कुछ चिंता से ग्रसित रहता है। उसके पास चिंता करने का कोई ना कोई एक कारण रहेगा जीवन में हमेशा, चाहे वो माता हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो धन के ना रुकने का कारण हो, चाहे हमेशा व्ययशीलता की स्थिति बनी हो, चाहे आपके बारे में लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं, चाहे आप थोड़े से सामने वाले को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते। ये सारी स्थितियाँ जन्म कुंडली में बनी रहती हैं। लग्न में ही चंद्रमा का बैठा होना, और इनकी कुंडली में जो चंद्रमा बैठे हैं, ध्यान से समझते जाइएगा, मैं थोड़ा आज अजीब तरीके से बोलूंगा। जन्म कुंडली में इनकी जो चंद्रमा की स्थिति बनी है वो शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि की बनी है। द्वितीय तिथि के चंद्रमा जो होते हैं वो पापक होते हैं, और पापक ग्रह के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में प्राइवेट नौकरी देने वाले होते हैं। ऐसे शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा जब पापक होंगे तो व्यक्ति को हमेशा ही उसके मन को तोड़ने का काम करते हैं, और कभी भी व्यक्ति को एक जैसा धन नहीं आता। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा जब जन्म कुंडली में पापक होंगे तो कई तरीके से आपको अनियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, जैसे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे धन के आगमन की स्थिति हो,
हो, चाहे माता के स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे परिवार में कलह की स्थिति को लेकर के ही हो, ये चीजें हमेशा ही घटित होती रहेंगी। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि के चंद्रमा जब पापक होंगे तो आपको कई तरीके से, जैसे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करनी पड़ती है, नौकरी के योग बने हों कुंडली में, पर फिर भी व्यक्ति को जो है वो प्राइवेट नौकरी की शरणागति लेनी पड़ती है। खास करके ऐसी स्थितियां और भी तब हो जाती हैं जब जन्म कुंडली के दशम स्थान पे शनि का प्रभाव ना होता हो, या दशम भाव पे शनि का कोई संबंध ना हो, या सूर्य का संबंध ना हो, या सूर्य पे शनि की दृष्टि ना हो। हालांकि जब आप इनकी कुंडली देखेंगे तो सूर्य तो 12वें है नीच के होकर के, शुक्र भी जो है वो सूर्य नीचाभिलाषी और शुक्र नीच के। हालांकि उनका नीच भंग बुध के केंद्र में और परिवर्तन के कारण हो जाएगा। बुध के जगह पे शुक्र और शुक्र के जगह पे बुध के बैठे होने से ये परिवर्तन योग बनेगा। दशम स्थान पे शनि का प्रभाव और लग्न में चंद्रमा के बैठे होने से नौकरी के योग बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा की राशि और चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव है। साथ में गुरु और चंद्रमा का केंद्र में बैठना, ये अलग तरीके का प्रभाव जो जातक को कई तरीके से लाभान्वित करने वाला हो जाएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा और गुरु केंद्र में बैठे और शनि का प्रभाव जब जन्म कुंडली के लग्न पे पड़ेगा, जहां वो गुरु को भी देखेंगे, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु प्रतियोगिता भाव के और तृतीय भाव के अधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। शनि की दृष्टि छठवें भाव पे भी है, शनि की दृष्टि छठवें भाव के अधिपति गुरु पे भी है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता निश्चित ही नियत कर लेता है और उसको संयमित समय में अनुकूलता के साथ उसको परीक्षा में सफलता मिल जाती है। परंतु यहां चूंकि आपकी कुंडली में आपका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, इस वजह से कई बार, और चूंकि सूर्य आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठे हैं इस कारण से, और लग्नेश भी चूंकि 12 में बैठे हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के प्रयास करिए। और दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में चूंकि सूर्य दक्षिणायन के हैं, चंद्रमा पापक ग्रह बन रहे हैं, तो शश महापुरुष योग का प्रभाव भी थोड़ा कमजोर और डिफरेंशिएशन के साथ आएगा। ऐसी अवस्था में आपको सबसे पहले अपने सूर्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता हो। तुला लग्न की कुंडली के लिए अगर रत्न की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको सूर्य का रत्न माणिक्य, दूसरे नंबर पे बुध का रत्न पन्ना, तीसरे नंबर पे अगर शनि की दशा चल रही है तो आप लाजवर्त सबसे पहले धारण कर लीजिए। आने वाली दशा है बुध की, इस वजह से मैं कहूंगा कि अभी आपको पन्ना और लाजवर्त 2 रत्न आपके लिए बड़े लाभदायक हो सकते हैं। पर अगर पैसे की स्थिति अच्छी ना बन रही हो तो सबसे ज्यादा आपके लिए लाजवर्त सबसे सस्ता और टिकाऊ रत्न बनेगा। आप चुपचाप लाजवर्त चांदी में धारण कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे अगर बात कहूं, अगर पैसे की स्थिति है तो बुध का पेरिडोट भी आप लेकर के काम चला सकते हैं, पढ़ने वाले लड़के हैं तो। दूसरे नंबर पे अगर बात कहूंगा तो आपकी कुंडली में अभी जो स्थिति बनी है उसके आधार पर अभी आप थोड़े बहुत टेम्पर लूज करेंगे, नुकसान होगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि अपनी अंतिम अवस्था से गुजर रहे हैं और आपकी राशि तुला है, जिसके ऊपर से ढैया साढ़े साथी का कोई प्रभाव ऐसा नहीं देख रहा हूं। परंतु दशम स्थान पे शनि का प्रभाव, दशम भाव के अधिपति पे शनि का प्रभाव, छठवें भाव पे शनि का प्रभाव, छठवें भाव के अधिपति पे शनि का प्रभाव, सूर्य 12वें और चंद्रमा कमजोर पापक ग्रह के होकर के और शनि से प्रभावित मंगल के साथ, बुध के साथ 12वें भाव के अधिपति के साथ उनका संबंध बना। ऐसी अवस्था में मन का व्यय होना और माता के स्वास्थ्य का कमजोर होना, और उसके बाद कई तरह के व्यक्ति के जीवन में अनियंत्रण का भाव रहेगा, जहां उसके सामने से ही कई प्रकार की परिस्थितियां विपरीत जाती रहेंगी, पर वो खड़ा खड़ा मुक्त दर्शक बना हुआ है, देखता रहता है, कुछ भी कर नहीं पाता है। शरद ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति अपने काम के लिए कई बार आलसी होता है और वो लगातार एक जैसा मेहनत, एक जैसा पराक्रम नहीं कर पाता है, एक जैसे कंटिन्यूअस एक ही चीज पे लगातार फोकस नहीं कर पाता है। उसके सामने मल्टीपल चॉइस होने के बाद वो तुरंत ही कंफ्यूज होता है और परेशान होता है। शरद ऋतु, आश्विन माह, ये आपके व्यवहार के लिए और आपके दृष्टिकोण के लिए अच्छे होंगे। ये आपके स्वभावगत जो चीजें होती हैं उसके लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं। आगे बढ़ता हूं। विशाखा नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति व्यापार भी कर सकता है, पढ़ाने का काम भी कर सकता है, उसकी कम्युनिकेशन की स्थिति बहुत अच्छी होगी और मैं समझता हूं कि उसको मेहनत भी करनी पड़ती है। प्रीति योग, व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा प्रेमी किस्म का होता है। शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण जीवन में घटित होने वाली घटनाएं उसको पहले ही पता चल जाती हैं कि क्या होने वाला है। आप कई बार जो जैसे यात्रा पे कहीं जाना हो तो स्वप्न के माध्यम से देख लेंगे, घर में पैसे की किल्लत होने वाली है तो आपको स्वप्न के माध्यम से पता चल जाता है। कहीं कोई इंटरव्यू में सफलता मिलने वाली है तो सफलता हो मिलने से पहले आपको पता चल जाती है। मन खुश रहता है, प्रसन्न रहता है, चित्त जो है वो कभी भी बेहवल हो जाता है सामने आने वाली परेशानी को देख करके, या फिर उसका आभास होता रहता है। तो ये आपकी कुंडली में चीजें बन रही है। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि बहुत अच्छे हैं, आपकी कुंडली में वो वक्री हैं और आत्मकारक ग्रह के रूप में भी वही ग्रह हैं, क्योंकि सूर्य भी 29 डिग्री 54 कला के हैं और शनि 29 डिग्री 57 कला के साथ हैं। आपकी कुंडली में सूर्य और शनि का प्रभाव हमेशा ही कुंडली को प्रभावित करे। बुध की दशा में और शनि की दशा में व्यक्ति का भाग्य लाभ बढ़ता है, धन का और ऐश्वर्य का सुख बढ़ता है।
सूर्य की दशा में व्यक्ति को सारी चीजें प्राप्त हो जाती हैं, चाहे वो अंतर में हो चाहे प्रत्यंतर में हो, कभी भी हो। अभी आपकी कुंडली में बुध की दशा, जो राजयोग कारक होते हैं तुला लग्न की कुंडली के लिए, दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जो ग्रह जाना जाता है वो, हालांकि मेरे हिसाब से तो सूर्य बहुत अच्छे होंगे, दूसरे नंबर पे बुध और तीसरे नंबर पे शनि। हालांकि योग कारक ग्रह की स्थिति में शनि का प्रभाव यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जो आपको नौकरी देने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक स्थिति को लेके जाएगा, क्योंकि वो दशम छठवें, और ये चीज मैंने बताई। राहु की दृष्टि यहाँ पे, शनि की दृष्टि यहाँ पे, शुक्र और सूर्य की दृष्टि यहाँ पे जा रही है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो भाव प्रभावित हो रहा है वो आपकी कुंडली का छठवां भाव हो रहा है, क्योंकि शनि, राहु, केतु और उसके बाद शुक्र और सूर्य, ये दो ग्रह, तो व्यक्ति दारिद्र दोष से भी पीड़ित हो जाता है। कई बार जब आपकी कुंडली में छठवें भाव के अधिपति का लग्न में प्रभाव होगा, इन्होंने पूछा है सवाल कि मैं जब लोगों को पैसे दे देता हूं तो मुझे मिलता नहीं। वो इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपकी कुंडली में छठवें भाव के अधिपति लग्न में और एकादशवें भाव के अधिपति 12वें भाव में बैठ करके छठवें भाव को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के जीवन में दारिद्र दोष पैदा होता है, पर वो स्व कारण से नहीं, अपने कारण से नहीं, व्यक्ति स्वयं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, वो किसी दूसरे के कारण अपना नुकसान और अपना गड्ढा खुद खोदता है। तो ये आपको करने से बचना होगा, और निस्संदेह ये स्थिति आपको कई दफा कमजोर करने के लिए काफी होगी। क्लियर है? सूर्य शुक्र के साथ बैठे हैं, मतलब एकादशवें भाव के अधिपति अगर शुक्र के साथ बैठेंगे तो समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवा के ही दम लेंगे। 12वें भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और जन्म कुंडली में कई दफा वो आपको कई तरीके से परेशान करने के साथ साथ आपके जीवन में भाग्य का बल देते हैं, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति होकर के बुध लग्न में बैठे और साथ ही साथ उस पर शनि की दृष्टि होने से थोड़े मंद के साथ। हालांकि बहुत अच्छी बात होगी कि भाग्य भाव के अधिपति बुध के ऊपर शनि का प्रभाव होगा, तो व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म का प्रभाव और पूर्व जन्म के कृत्य थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ तो नहीं, हालांकि व्यक्ति वहां पे पुण्य कर्मों के साथ साथ पाप कर्म भी करता हुआ आया है, और निस्संदेह वो न्याय करता रहा है। सरपंच आदि की भूमिका में पूर्व जन्म में व्यक्ति होता है और कई बार गलत निर्णय देकर के अपने पश्चाताप का कारण इस मार्ग में भोगने वाला है। दूसरे नंबर पे आप जब जन्म कुंडली में सूर्य को 12 में देखें तो निश्चित रूप से एक बात कर सकते हैं कि व्यक्ति अपने व्यय को लेकर के कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन में रहता है, वाले स्टेट में जाता है, और कई दफा उसको जब कभी भी व्यय करना होता है, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति करनी होती है, तब उसको धन की कमजोरी देखने में मिल जाती है कि काश थोड़े और होते तो और भी थोड़े बढ़ जाते, या फिर थोड़ी अच्छी चीजें ले लेते। ये आपके साथ हमेशा रहेगा। ये स्थिति मैंने इतनी बताई। अब आपको मैं सबसे पहले आपकी कुंडली में जो स्थितियां बन रही हैं उसके आधार पर बताऊं तो लग्न में गुरु, मंगल, चंद्रमा और बुध, इतने सारे ग्रह हैं जिसमें से गुरु अस्त हो रहे हैं। अब गुरु अस्त होंगे तो तुला लग्न की कुंडली में छठवें भाव के अधिपति अस्त। अब ये जो बात आपने पूछा हुआ था कि मैं दे देता हूं पर निकाल नहीं पाता, ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में व्यक्ति जो है वो थोड़े थोड़े अंकों के साथ छटता रहता है, ये इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि वो ग्रह जो आपकी कुंडली में आपको साहस देता है, बल देता है, वो पराक्रमी बनाता है, मजबूत बनाता है, ढाढ़स देता है, वो अस्त है। वस्तुतः वो ग्रह नहीं, उस भाव का अधिपति। छठवां भाव साहस देता है और उस पर सूर्य और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, जो कि कंफ्यूजन वाले स्टेट में व्यक्ति को ले जा रही है। व्यक्ति सामने वाले के बारे में कई बार पता ही नहीं लगा पाता है कि उसके दिमाग में कौन सी बात चल रही है, और तुरंत ही कंफ्यूजन वाले स्टेट में जाकर के अपना नुकसान कर बैठता है। ये नहीं करना है। छठवें भाव के अधिपति या छठवें भाव के कारक शनि छठवें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति के पास आलस्य नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। आपका काम धीरे धीरे हो रहा है पहले से ही, आप अगर और भी आलस्य करेंगे तो और भी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ये बात मैं बोल रहा हूं। सूर्य ऊर्जा देंगे, चंद्रमा धार्मिक बनाएंगे नक्षत्र के आधार पर, मंगल जिस स्थिति में है उसके आधार पर आपको वो कई बार डिसबैलेंस करते हैं और कंफ्यूज करने का काम करते हैं। सतत इस्तेमाल व्यक्ति अपनी ऊर्जा का नहीं करता है। बुध आपकी कुंडली में धार्मिक और प्रणेता और बुद्धिमान और यशस्विता का गुण रखवाएंगे, साथ ही साथ आपको प्रोग्रेसिव बनाएंगे, और कब कैसे किसको कैसा जवाब देना है ये आपको वो देंगे। मतलब गुरु और बुध की दशा में इस चीज की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। गुरु आपकी कुंडली में तकनीक का जानकार, किसके साथ कैसा बैलेंस बनाना है इसकी जानकारी, कब कौन सा उत्तर देना सही रहेगा, गुरु और मंगल की दशा में ये चीजें बढ़ जाती हैं। गुरु का प्रभाव जन्म कुंडली में आपको एनर्जी देता है, लेकिन उस समय आपको कंजम्पशन भी करवा देता है। कई बार वो आपको बीमारियां देता है, छोटी छोटी परेशानियां देता रहता है, क्योंकि तुला लग्न की कुंडली के लिए वो बहुत अच्छे नहीं होते, मतलब वो थोड़े कमजोर से होते हैं। शुक्र और 0 डिग्री के हैं, अस्त भी हैं, तो वो थोड़े प्रभाव से कमजोर हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कई बार उसके जीवन का होप कमजोर होता है, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति कमजोर होती है, और अल्टीमेटली वो थोड़ा बहुत निगेटिव थॉट से प्रभावित होने लगता है। कारण है क्या?
वैसे इसको पापकर्त्री नहीं कहेंगे क्योंकि सूर्य पाप ग्रह नहीं है, वो क्रूर ग्रह हैं। ऐसी अवस्था में आपके वो बैलेंस को गड़बड़ाने का काम करते हैं और आपके अधिक हिस्से को आपके ही ऊपर आपके पिता से खर्च करवा बैठते हैं। क्लियर है? तो ये गुरु और उसके बाद शुक्र जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको ठीक ठीक है, वहां पे मैं समझता हूं कि वो ठीक है, वहां पे कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं होगी। हालांकि शुक्र का 12वें जाना कई बार उन्हें तंग नहीं करेगा, अच्छा होता है क्योंकि उस भाव पे किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर 12वें भाव पे किसी भी पापग्रह का प्रभाव नहीं है तो मैं समझता हूं कि वो ठीक ही है। व्यक्ति का व्यय कभी भी गलत और गंदे चीजों पे नहीं जाएगा और उसका व्यय हमेशा ही संतुलित बना रहता है। शनि जो है आपकी कुंडली में धनिष्ठा के बैठे हैं और मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, इस वजह से माता भाव पे पापग्रहों का प्रभाव है। इस वजह से भी कई बार, और माता का कारक चंद्रमा कमजोर हो रहा है और साथ ही साथ माता भाव पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। माता की आयु अच्छी होगी क्योंकि शनि वहां बैठे हैं और यहाँ पे भी उच्च के शुक्र मंगल के साथ सूर्य और शनि का संबंध आपको यहाँ भी नौकरी देने वाला। सप्तम भाव के अधिपति पीछे, आर्थिक विपन्नता कभी भी नहीं रहे, प्रेम दाम्पत्य का बना रहेगा। गुरु जन्म कुंडली में यहाँ देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का जो क्षेत्र होता है या ससुराल धर्म से जुड़ा हुआ, विवाह आदि करने के लिए आपकी कुंडली में कन्या राशि की जातिकाएं अच्छी होंगी या मकर राशि की जातिकाएं अच्छी होंगी। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में तुला राशि की जातिकाएं अच्छी होंगी, कुंभ राशि की जातिकाएं अच्छी होंगी। राशियां आपके लिए मकर और कुंभ अच्छी रहेंगी। दिशा आपके लिए दक्षिण अच्छा रहेगा। नक्षत्र आपके लिए स्वाति, विशाखा, धनिष्ठा, अनुराधा, चित्रा, पूर्वा भाद्रपद, उसके अतिरिक्त पुनर्वसु, पुष्य और स्वाति, हस्त और श्रवण, ये कुछ नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली के लिए शुक्रवार का दिन मैंने रत्न आपको कहा है अभिलाषवर्त 2026 के जुलाई तक। इसके बाद आप इसके साथ में बुद्ध का रत्न पन्ना भी पहन सकते हैं या पेरिडॉट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दशमांश कुंडली में गुरु राहु के साथ है। थोड़ी कमजोरी व्यक्ति को कई बार नौकरी न लगने के कारण खुद का रोजगार भी स्थापित करते हुए देख रहा हूं और यहाँ पे वस्तुतः वो आपको थोड़ी बहुत जली भुनी स्थिति के साथ प्रगति देता रहेगा क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठे हैं जो गुरु से केंद्र में जा रही है। अच्छी बात होगी, दशम भाव के अधिपति हैं, केंद्र में हैं और यहाँ पे गुरु जो है वो जन्म कुंडली में बनते हैं लाभ 12वें भाव के अधिपति और चंद्रमा उच्च के। यश, कीर्ति, मान, सम्मान तो आप पा लेंगे, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। उसी क्षेत्र से आप धन भी कमाएंगे जो आप क्षेत्र से पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात और बता देता हूं, पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि, नवम भाव पे गुरु की दृष्टि आपके लिए लाभदायक हो सकती है। थोड़ी बहुत प्रतियोगिता और बीमारियां संतान को और पत्नी को देते रहेंगे क्योंकि रोगेश हैं तो वो जहां जहां देखेंगे थोड़ी बहुत बीमारी के साथ आपको रखेंगे। वैसे एक बात बता दूं तो मैं ये बात कह दूं कि 6वें भाव के अधिपति गुरु और 5वें भाव के अधिपति शनि, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास नौकरी के प्रबल जो है वो चांस बनते हैं। अब आप कटक के हैं, पता नहीं कटक की सरकार की स्थिति कैसी है, हालांकि चाहे जैसी भी हो आपको नौकरी का प्रयास पहले करना चाहिए। आपके पास उम्र पता नहीं 1993 के हैं और कैसी स्थिति है, छोटे छोटे अंकों से आप प्राय छट रहे होंगे, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, बल और लगा करके देखिए। अभी आपके पास नौकरी के योग 2026 के जुलाई तक हैं, हालांकि बहुत अच्छा योग 2023 के 12वें महीने के बाद आ रहा है। अभी आपकी कुंडली में जो गोचर कुंडली है उसके आधार पर तुला राशि के लिए जो स्थिति बन रही है उसमें शनि की ढैया 7.5 का कोई प्रभाव नहीं होगा, हालांकि है थोड़ा सा प्रभाव तो रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह करते रहना चाहिए। केंद्र में शनि है, चौथे स्थान पे जा रहे हैं, चौथे 10वें का संबंध कई बार जो है वो बहुत ज्यादा कर्कश स्वभाव का बना देता है, कर्कट वाली बात। और तुला राशि के लिए गुरु अच्छे नहीं जा रहे हैं, पेट का ख्याल रखना चाहिए। मंगल राहु का प्रभाव अभी आपको प्रभावित कर रहा है, इस वजह से खिन्नता और मन में और कई बार घर में जो है वो कलह का वातावरण मचता है। बजरंगबली की पूजा आवश्यक है, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त देवी कवच का पाठ अपनी माता जी से कहिए या हनुमत कवच का पाठ अपनी माता जी से कहिए। इसके अतिरिक्त सूर्य को अर्घ और वो जो मैंने जल पीने वाली बात कही थी वो कार्यक्रम जाकर के ढूंढिए। रविवार वाले कार्यक्रम में मैंने वो बात बताई है शायद, जिसमें या फिर यूट्यूब पे पहली बार वाले सेशन में आप चले जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वो कार्यक्रम मैंने बना रखा है। वैसे अभी आपकी कुंडली में जो आगे की स्थिति देख रहा हूं तो अक्टूबर, इसी 17 अक्टूबर से आपकी दशा बदल जाएगी और कुछ अच्छी चीजें घटित हो जाएंगी जो आपको सुख प्रदान कर सकती है। दशाओं के क्रम में आपकी कुंडली में कौन से ग्रह कौन से कितने परिणाम के साथ, तो सूर्य 25%, चंद्रमा, मंगल और बुध ये कमजोर हैं। इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ, घर में सुंदरकांड का पाठ, एकादशी का व्रत और बजरंगबली के मंदिर का दर्शन ये आवश्यक है, या गणेश जी के मंदिर का दर्शन ये होना ही चाहिए। अपने कुल देवता की उपासना आवश्यक है, उनको दीपदान और अमावस्या के दिन कम से कम उनके निहित
कुछ जैसे घर में कलह वगैरह मच रही है तो ये आपको काम करना चाहिए। कपूर की थैली बना करके घर के विभिन्न हिस्सों में भी रखने से कलह शांत होता है। ये बात मैंने बताई। बुध तक खत्म, तो गुरु 25, सारे ग्रह थोड़े थोड़े देर कम। राहु और केतु की दशा में बहुत सावधान रहिएगा। किसी भी तरीके से कोई नया काम नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। अपने घर और परिवार के लोगों की सुरक्षा का जिम्मेदार आपको खुद बनना होगा। उसके अतिरिक्त आपको किसी से बहुत ज्यादा सटने और हटने वाली बात नहीं करनी चाहिए। खुद को बैलेंस क्रिएट करके कैसे चलना है इसके लिए ट्रेंड करिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली जो है वो राहु और केतु की दशा में थोड़ी बहुत प्रभावित हो सकती है। मैं समझता हूं कि उस समय, हालांकि अभी आपकी कुंडली में तो शनि की दशा खत्म, अब भी बुध आ जाएंगे और बुध के बाद फिर तो केतु आ जाएंगे। तो अब राहु अब तो आने से रहे, वो तो चले गए, निकल गए, तो फिर भी अंतर में तो कभी आएंगे तो परेशान करेंगे। इस वजह से जब कभी भी राहु केतु के प्रभाव की स्थिति बने तो भगवान सूर्य की उपासना करते रहने से राहु और केतु का प्रभाव कमजोर हो जाता है। गणेश जी की आराधना करने से राहु और केतु का प्रभाव कमजोर हो जाता है। एकादशी का व्रत आरंभ करिए और मंदिर का दर्शन आरंभ करिए। इसके अतिरिक्त मैंने आपको एक मंत्र गणेश जी का दूंगा जो आपको मेरे यहां कार्यालय से मिल जाएगा। तब तक के लिए कुछ और चीज बता देता हूं। दशम भाव के अधिपति लग्न में बैठे हैं, श्योरिटी है आपकी कुंडली में नौकरी पहले लगेगी। हालांकि विलंब हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, क्योंकि शनि की दशा में है आप और शनि का प्रभाव लग्न पे है। उच्च की दृष्टि से देख करके भी वो कई बार कमजोर हो जाते हैं। हालांकि जो स्थिति वो बना करके बैठे हैं उसके आधार पर नवांश कुंडली में वो जो स्थिति बनाए हैं, नवांश कुंडली में यहाँ पे शनि बैठे हैं, उनको दे देना चाहिए था। तो पता नहीं आपने मेहनत कैसी करी है, इस वजह से भी कई बार गड़बड़ होती है चीजें। यहाँ गुरु राहु के साथ है, इस वजह से भी होप कमजोर हो रहा है। यहाँ पे बुध शनि के साथ हो रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को शिक्षकीय गुणों के साथ देख रहा हूँ। और मंगल की दृष्टि नीच की, हालांकि दृष्टि का तो प्रभाव यहाँ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इतनी बात अवश्य कहूंगा कि यहाँ मंगल का प्रभाव है, आपको वो दे देगा। अब दम लगाइए। संतान का सुख आपकी कुंडली में है 100%, उसमें कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं है। पिता थोड़े कभी कभी क्रूर होंगे, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, उनके साथ बैलेंस बनाने का काम करना होगा। हालांकि वो आपके लिए गुरुवत हैं और वो आपके लाभ के लिए ही सोचते हैं ज्यादा। माता का स्नेह आपके जीवन को हमेशा मिलता रहेगा, पिता का स्नेह थोड़ा कमजोर सा रहेगा। वैसे आपकी कुंडली के आधार पर आपकी संपत्ति आपसे ज्यादा बुद्धिमान होगी। और संपत्ति वगैरह के मामले में अगर कहूं तो गुरु, सूर्य और शनि की दशा में लाभ होता है। वस्तुतः भोग तो अभी भी आप रहे हैं, आराम से ही जीवन चल रहा है। थोड़े बहुत कलह का वातावरण शनि क्रिएट करते हैं। मंगल, चंद्रमा, शुक्र, बुध, राहु और केतु की दशाएं रिसोर्स खींचती हैं, देती कम है, पर मन शांत रहता है, ऐसा होता है। और भी चीज बता दूं, पूजा पाठ में आपका मन बड़ा लगता होगा, अनुभव आपके पास बहुत अच्छा है। मन एकाग्र नहीं है, उसको ठीक करने के लिए शिव जी के मंदिर का दर्शन या बजरंग बली की पूजा भी करेंगे तो भी काम हो जाएगा। वैसे आपकी कुंडली में हमेशा ही लाभ सूर्य का मिलेगा, मंगल का मिलेगा। आपके पास आयु बहुत अच्छी है। गुरु और बुध का प्रभाव आपकी कुंडली में हमेशा ही, कोई भी ग्रह कमजोर नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा को भी ठीक देख रहा हूं, सूर्य भी ठीक दिख रहे हैं, गुरु और बुध भी कमजोर नहीं है, मंगल भी अच्छे हो रहे हैं। पेट की समस्या ना हो तो आपके जीवन में कोई भी समस्या मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी कुंडली में सारे ही ग्रह अच्छे बन रहे हैं। जीवन अंत में सुखद ही होगा, लिख के दे सकता हूं। तब तक के लिए, क्योंकि ग्रह का प्रभाव कभी भी कमजोर नहीं होता। नमस्कार।